Yeah, good evening, Surat. I hope you can hear me. Okay, so let's start today's topic. आज अपन कुछ क्वेश्चंस एटॉमिक स्ट्रक्चर के देखते हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, कितना आता है? पढ़ लिया आपने सूरत बेटा? एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना पढ़ा हुआ है 11th में? एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं. हाँ बेटा, आवाज आ रही है? आई होप. यस सर. हाँ, कितना आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर? थोड़ा सा बताओ जरा. सर थोड़ा बहुत आता है. ठीक है, कोई टेंशन नहीं. अभी अपन थोड़ा सा कुछ कोई रिकैप ले लेते हैं. कुछ कोई क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं जिससे अपन को समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं केवीपी बारे में. ठीक है, और अपन इमीडिएटली वी विल डिस्कस द रिलेटेड कंसेप्ट आल्सो. तो जो पहला क्वेश्चन है, आइसोटोप्स तो पता ही होंगे आपको, है ना? आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के आपके एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, जिसमें प्रोटॉन सेम होते हैं, तो वो एक ही एलिमेंट के कहलाते हैं, लेकिन उनका मास अलग अलग होता है. तो एक प्रोटॉन सेम होने के कारण इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो एलिमेंट सेम ही कहलाएगा. और इसलिए इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है दे विल आल्सो बी सेम. ठीक है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग होंगी. समझ आया? फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि जो एटम हैवी होगा उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है. तो उसी पे क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली आया कि क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं. क्लोरीन हैज क्लोरीन हैज टू नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स. ठीक है, और इसमें है आपका क्लोरीन 35 और दूसरा है क्लोरीन 37. ठीक है, अब इसके अंदर एक द एटॉमिक मास जो एक्चुअल मास है, तो दो आइसोटोप का मास है, एक का मास है 35, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है 17. ठीक है, अब इसमें जो एटॉमिक मास है क्लोरीन का, atomic mass of chlorine is taken as 35.45. ठीक है, तो रेशियो ऑफ नेचुरल अबंडेंस आपको बताना है. ये क्वेश्चन अभी केवीपीवाई में ही आया था रिसेंटली. रेशियो of natural abundance of chlorine 35 वाला आइसोटोप एंड 37 वाला आइसोटोप, इसके अबंडेंस का रेशियो क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया?
हाँ बेटा, क्या ऑप्शन हो सकता है सही? क्वेश्चन आए हो क्लियर है आपको? कंसेप्ट में आपको जरा सा बता देता हूँ कि दो आइसोटोप्स हैं, जो एक्चुअल मास ऑफ क्लोरीन जो पीरियोडिक टेबल में लिखा रहता है वो ना 35 है ना 37 है। एक्चुअली इनका परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज या जिसको अपन कहें नेचुरल अबंडेंस, है ना, नेचर में अगर आप क्लोरीन लोगे 100 एटम्स लोगे तो उसमें से कुछ एटम्स 35 वाले मिलेंगे, कुछ एटम 37 वाले मिलेंगे। इसको नेचुरल अबंडेंस कहते हैं ना, वो फिक्स होगा चाहे आप अर्थ में कहीं से भी क्लोरीन लें, नेचुरल सोर्स से, है ना। तो यहाँ पर जो एक्चुअल एटॉमिक मास है जो विच इज गिवन एज 35.45 इज द वेटेड एवरेज, वो एवरेज एटॉमिक मास है नेचुरल अबंडेंस के हिसाब से 35 और 37 वाले का। तो आपको यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है, पूछा आपसे ये कि रिलेटिव रेशियो ऑफ नेचुरल अबंडेंस क्या होगा। समझ आया कि नहीं आया क्वेश्चन? आई होप क्लियर है। यस। हाँ, तो कैसे करेंगे अपन, थोड़ा सा बताओ। जैसे क्लोरीन है, इसका मास है 35, दूसरा क्लोरीन का आइसोटोप है, इसका मास है 37, ठीक है। तो मान लो, या तो आप परसेंटेज मान सकते हो, है ना, परसेंटेज मींस आउट ऑफ 100, या आप ऐसा कर सकते हो कि इसके अंदर नेचुरल वो नेचुरल अबंडेंस के अंदर परसेंटेज मान सकते हो, फ्रैक्शन मान सकते हो। फ्रैक्शन मतलब आउट ऑफ 1, बात वही पड़ेगी, है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको x मान लेता हूँ, ठीक है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में टोटल फ्रैक्शंस का सम 1 होता है, तो ये 1 माइनस एक्स होगा। अगर ये x है, जैसे 1/4 है तो 3/4 होगा, ये 3/4 है तो 1/4 होगा, ठीक है। तो अपन को अल्टीमेटली फाइंड आउट क्या करना है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का रेशियो, तो इनके अबंडेंस है x, है ना। फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल अबंडेंस कह सकते हो आप इसको, या 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर वही आएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज अबंडेंस कहलाएगी, ठीक है। तो आपको फ्रैक्शनल अबंडेंस या परसेंटेज अबंडेंस का रेशियो निकालना है। ये तो है क्लोरीन 35 का, ठीक है, और ये है क्लोरीन 37 का, क्योंकि दो आइसोटोप है, दोनों का मिलके 1 होगा, तो यहाँ पे ये है 37। समझ में आ गया? क्लियर? ये निकालना है। तो एक्चुअली अपन को पता है एवरेज एटॉमिक मास मालूम है, एवरेज एटॉमिक मास जो है 35.45 है, ठीक है। और वो एवरेज एटॉमिक मास अपन कैसे निकाल रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास जो है अपन 35 वाले का मास इंटू 35 वाले का मास इंटू उसका फ्रैक्शनल पर्स जो अबंडेंस है x, प्लस 37 वाले का मास जो 37 है उसका फ्रैक्शनल अबंडेंस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल। अच्छा, फ्रैक्शन है, टोटल जो होगा वो 1 होगा, तो x प्लस 1 माइनस एक्स वो 1 है, तो डिनोमिनेटर में कुछ लिखने की आपको जरूरत है नहीं। समझ आ गया? तो इससे आपके पास x आ जाएगा 35.45 is equal to 37 माइनस 2x, ठीक है। और ये आ गया 2x इज इक्वल टू 1.55। समझ में आया? 1.55 लोगे और x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, 2 से डिवाइड कर दो, 0.27 2 7 14 5, ठीक है। अच्छा, 1 माइनस एक्स की वैल्यू भी आ गई, तो ये तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में बस फ्रैक्शन और आपका परसेंटेज में इतना ही फर्क पड़ता कि परसेंटेज लेते तो 77.5 आता, और अगर आप फ्रैक्शन ले रहे हो तो 0.775 आ रहा है, ठीक है। 1 माइनस एक्स जो आएगा ये 0.225 आएगा, परसेंटेज लेते तो 22.5 आता,
ठीक है, ये तो है आपका क्लोरीन 37 वाले का, 35 वाले का, और ये जो है ये क्लोरीन 37 वाले का फ्रैक्शनल अबंडेंस। अब इनका रेशियो निकाल सकते हैं अपन, ठीक है, रेशियो ऑफ x अपॉन 1 माइनस x, समझ गए, दैट विल बी इक्वल टू योर 0.775 डिवाइडेड बाय 0.225। समझ में आया? क्लियर? तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.5, अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा सा उससे हल्का सा ज्यादा ही आ सकता है, इस टू 1 आ रहा है। समझे कि नहीं समझे? कर लोगे इसको? आई होप कंसेप्ट क्लियर है। तो जो आपका आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ये रिसेंट केवीपीवाई में आया है, तो आई होप आप ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, यस। ओके, वेरी गुड, समझ में आ गया ना कंसेप्ट, इस तरह से कर सकते हैं अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, फिर अगला सवाल पे चलते हैं अपन। अगला सवाल जो है बेसिक डेफिनेशन के बारे में है। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बस कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं आईएसओ वाली, तो उनके बारे में है कि वेदर यू नो द टर्म्स और नॉट। तो एक्स और वाई आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स, और इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। करेक्ट स्टेटमेंट्स आर about x and y are ये ऊपर मास लिखा रहता है बड़ा जो होता है, नीचे जो लिखा रहता है छोटा नंबर या एटॉमिक नंबर होता है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर होता है जनरली। y दो एलिमेंट है, इसमें 65 मास है और इसका मास है 33, है ना। दो सिंबल दे रखे हैं अलग अलग x और y, और बोला गया है ये आइसोटोप्स है। ये पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो है x 86 और 42, और y है 85 और 42। ये आइसोटोप्स है। तीसरा स्टेटमेंट जो है दैट इज x है 174, 85, ये अलग अलग केसेस दे रखे हैं, और जो y है दैट इज 235 और 94। ठीक है, 174, 85, y जो है, ठीक है, ये मैं थोड़ा रेक्टिफाई करना चाहूंगा, y जो है 177, 88 है। समझ में आ गया? तो दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये स्टेटमेंट एक कह रहा है कि दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और जो फोर्थ ऑप्शन है आपका, फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है कि आपका एक्स है जिसका मास है 235, ऊपर मास लिखा है, नीचे एटॉमिक नंबर 92, और y है जिसका मास है 235 और जिसका एटॉमिक नंबर है 94, आर आइसोबार्स। तो बस बेसिक डेफिनेशन अपन को देखनी है कि आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, उस हिसाब से अपन को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या है? जो ऑप्शंस आपके सामने एबीसीडी आए वो है 2 एंड 4। ठीक है, ऑप्शन बी जो है 1, 2 एंड 4।
ऑप्शन सी 2, 3 एंड 4, और ऑप्शन डी जो है आपका ऑल ऑफ दिस 1, 2, 1, 2, 3, 4। आई होप क्वेश्चन क्लियर है सूरत, बिल्कुल। यस सर। हाँ, तो इसमें जरा बताओ कौन सा सही हो सकता है, ट्राई करो एक बार बेटा। ए फोर्थ सर ए। ये देखो, मास आइसोटोप्स जो होते हैं उनमें मास अलग अलग होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है बेटा। एटॉमिक नंबर सेम होने के कारण आइसोटोप जो है एक ही एलिमेंट के कहलाते हैं, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम जिनका सिर्फ मास अलग अलग है, प्रोटॉन सेम है। तो यहाँ तो अपन देखेंगे ये दोनों एलिमेंट भी अलग अलग हैं क्योंकि प्रोटॉन अलग अलग है। तो ये आइसोटोप्स नहीं हो सकते। आइसोटोप एक ही एटॉमिक नंबर वाले अलग अलग मास के एटम्स होते हैं। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। यस सर। हाँ, ऑप्शन 2 में अपन कह सकते हैं कि देखिए एटॉमिक नंबर सेम है यहाँ पर 42, और ये 86 और 85, ये मासेस अलग अलग है, तो ये आइसोटोप है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट आता है अपना कि यहाँ पर ऑप्शन थर्ड के अंदर आता है कि यहाँ पे दे हैव सेम बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स, एक्स है और ये सिंबल मैंने वाई लिखना था, वाई हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इज इट ट्रू? डिफरेंस लेके देख लो आप, है ना। अगर आप डिफरेंस लेके देखेंगे तो दोनों का डिफरेंस इधर और इधर और इधर और इधर सेम आएगा। समझ आया? तो सेम डिफरेंस आने से, डिफरेंस से अपन क्या करते हैं, जो मास नंबर होता है मास से अपन क्या करते हैं, मास से अपन एटॉमिक नंबर सबट्रैक्ट करके वी गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है आपके वो दोनों में सेम आ रहे हैं, तो ये भी सही है। अच्छा, आइसोबार्स किसको कहते हैं, थोड़ा सा आइडिया दो मेरे को। एनी आइडिया व्हाट आर आइसोबार्स सूरत? सर एटॉमिक सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। हाँ, एटॉमिक, हाँ मास सेम होता है, ठीक है, मास सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकता है। तो ये आइसोबार्स है, देखो मास सेम है यहाँ पर, तो ये भी सही है। समझ में आ गया? तो आई होप इट इज क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ अपने सही है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर। यस सर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अभी केवीपी बाय का ही है, ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपन को लाइट के क्वांटम नेचर के बारे में बताता है कि लाइट जो आती है, इट लाइट इज कमिंग टुवर्ड्स अस, it is coming towards us in the form of a stream of small particles of light known as photons, ठीक है। और जब इस फोटॉन्स को अपन मेटल पे स्ट्राइक करते हैं तो फोटॉन्स जो होंगे आपके, these photons एक्चुअली मेटल के सरफेस से कोलाइड करेंगे और मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएंगे जिनको अपन फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लाइट स्ट्राइक हुई जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और कुछ मिनिमम एनर्जी का फोटोन होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उनको हटाने के लिए कोई तो कोई मिनिमम एनर्जी लगेगी। अगर उससे कम एनर्जी देते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर है बिल्कुल? बताओ जरा। नहीं है तो कोई ऐसी टेंशन बात वाली बात नहीं है। क्वेश्चन अपन इसको से सारी बातें समझ में आ ही जाएंगी वैसे कि क्वेश्चन में कैसे अपन को करना है सर्टेन। बताओ। वर्क फंक्शन क्या होता है, थोड़ा सा कुछ आइडिया हो?
A certain metal has a work function of 2 electron volt if it is radiated with So work function, the minimum energy required to emit the electron. हाँ, वर्क फंक्शन जो होता है ये मिनिमम एनर्जी होती है ना, जो इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए चाहिए मेटल की सरफेस पे। हर मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। समझ गए? अगर आपके इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, मेटल के वर्क फंक्शन से कम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है वो शो नहीं होगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, क्योंकि आपने जो रेडिएशन डाला है मेटल की सरफेस पे तो कम एनर्जी का है, इसलिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि अपन ने मेटल है जिसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को मेटल से हटाने में। तो आपने एक बार 1 वॉट का लाइट डाली जिसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, दूसरी बार आपने 1 वॉट पावर का लाइट डाला जिसका वेवलेंथ है 800 नैनोमीटर। ठीक है, अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? Among the following the correct statement is? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ए, कि बोथ कलर गिव राइज टू सेम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। कलर अलग अलग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ अलग है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो है 400 nanometer of light gave rise to less energetic photoelectron than 800 nanometer light. ऑप्शन सी है कि 400 नैनोमीटर लाइट लीड्स टू मोर फोटो इलेक्ट्रॉन। और ऑप्शन डी है 800 नैनोमीटर लाइट लीड्स टू मोर फोटो इलेक्ट्रॉन। तो किससे फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, या दोनों से सेम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, या 400 नैनोमीटर वाली लाइट जो है उससे कम एनर्जेटिक फोटॉन्स निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे 800 नैनोमीटर वाली लाइट के मुकाबले।
या फिर 400 नैनोमीटर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या 800 नैनोमीटर वाली लाइट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? क्या आंसर हो सकता है? क्वेश्चन समझ में आ गया सूरत? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नो सर। ओके, तो थोड़ा सा ट्राई करो, बताओ मेरे को। देख सकते हैं अपन जल्दी से इसको। देखिए, एक तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है ना। फोटॉन्स जो होते हैं, हर फोटोन की जो एनर्जी है वो उसकी वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ पे निर्भर करती है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है, एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन, ये एनर्जी 1 वॉट और 1 वॉट दे तो रखी है, लेकिन ये तो पूरी लाइट की एनर्जी है, सारे फोटॉन्स के मिलाकर। लाइट सोर्स की एनर्जी है। फोटोन की एनर्जी अपन को देखनी है, क्योंकि हर फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, तो अपन को एक फोटोन की एनर्जी देखनी है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, या प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड ऑफ लाइट c डिवाइडेड बाय इट्स वेवलेंथ h c बाय लैम्डा। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ ठीक है। और जो लाइट की वेवलेंथ है, ठीक है, वो है आपकी 400 नैनोमीटर। समझ में आ गया? अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना चाहोगे आप, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में इसको कन्वर्ट कर लो आप। तो यहाँ पे 400 नैनोमीटर जो है, उसका जो आपका फोटोन है, उसकी एनर्जी जो है दैट इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया? और क्योंकि एनर्जी जो है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी छोटी वेवलेंथ होती है उतनी ज्यादा एनर्जी होती है। समझ गए? तो यहाँ पर अगर 800 नैनोमीटर लेते हो आप, तब आपकी जो एनर्जी आएगी वो इसके आधे आ जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ आपने डबल कर दिया है, एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा को डबल कर दिया, तो एनर्जी विल बिकम हाफ। ठीक है, तो एनर्जी हो गई आपकी इसका 3.1 का आप हाफ कर दो तो 1.55 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहली बात तो ये दो लाइट्स हैं, दो फ्रीक्वेंसीज, दो वेवलेंथ की, 400 नैनोमीटर और 800 नैनोमीटर की लाइट आपने एक मेटल पे डाली, जिसका वर्क फंक्शन जो है, वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम एनर्जी जिस जो चाहिए उसके एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यहाँ पे तो ये 2 से ज्यादा आ रहा है, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन को ये फोटोन जो है निकाल देगा, लेकिन यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है फोटोन की, ठीक है, वो कम है। कम होने के कारण यहाँ पे वर्क फंक्शन ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो हटाने के लिए एनर्जी चाहिए वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपने जो फोटोन डाला है वो 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल बी ऑब्जर्व्ड। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। समझ में आ गया? सूरज बेटा समझ में आया कि नहीं आया है? बिल्कुल, आई होप ये क्लियर है। यस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका,
वो क्वांटम नंबर्स के बारे में ले लेते हैं अपन। अपने हर इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर होंगे। 3 क्वांटम नंबर ये बताएंगे कि वो किस शेल में है ना। ये अपन देख लेते हैं, ये पता होगा आपको। N, L, ML, ठीक है, और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये तो अपन को शेल के बारे में बताता है। ठीक है, कौन सा शेल, KLMN, है ना। L जो है ये शेल में सब शेल्स के बारे में बताता है। ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है। तो N की वैल्यू 1, 2, 3, 4 हो सकती है। शेल तो ऐसे ही होते हैं। जो सब शेल्स होंगे, सब शेल्स का में भी इतनी सब शेल होंगे जो शेल है। जैसे पहली शेल में 1 सब शेल होगा, दूसरी शेल में 2 सब शेल होंगे, तीसरी शेल में 3 सब शेल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब शेल्स आ रहे हैं आपके पास, वो कितने कितने सब शेल्स आ रहे हैं। यहाँ पे एक ही सब शेल आ रहा है S, है ना, 1S। यहाँ पे 2 सब शेल आ रहे हैं, 2S और 2P। और इसके लिए L इक्वल टू 0 और L इक्वल टू 1। ये L से डिनोट होता है, L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके N-1 तक जाती है, जैसा अपन जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3S, 3P, 3D क्लियर है। कितना आता है सूरत बेटा? एटॉमिक में आता है कितना? हम्म, ठीक है, L इक्वल टू 2। तो ठीक है, इसको अपन जल्दी से एक बार मैं जस्ट क्विक आपको रिकैप बता देता हूँ। अच्छा, ML जो है ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देता है अपन को। हर सब शेल में जो उसका L है, तो 2L+1 ऑर्बिटल्स होंगे, है ना। 2L+1 ऑर्बिटल होंगे हर सब शेल में। जैसे P के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि P के लिए L की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे भी जैसे अपन लिखे 4S, 4 सब शेल्स हैं, 4P, 4D, 4F। इसके लिए L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 1। इनका लेटर कोड है, P का लेटर कोड, नंबर कोड ये है, लेटर कोड P है, उसका नंबर कोड 1 है। L इक्वल टू 2, L इक्वल टू 3। ठीक है, समझ आ गया। ML की वैल्यूज जो होती हैं वो 0 रहेगी, यहाँ पे 1, 0, -1, यहाँ पे ये ऑर्बिटल्स हैं। P के अंदर, 4P के अंदर 3 ऑर्बिटल है। जैसे 4D में 5 ऑर्बिटल है, 2, 1, 0, -1, -2। 4F के अंदर 7 ऑर्बिटल है, F के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। ये M की जो वैल्यूज होती हैं ये निर्भर करती है आपकी L पर, सबशेल के नंबर पे, कौन सी सबशेल आप ले रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन जो रीसेंट क्वेश्चंस आए, जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट आए, जो रीसेंट क्वेश्चंस आए हैं KVPI के वो मैं बता रहा हूँ। तो पहला तो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इन द सबशेल विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3। कितना होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड।
तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये तो आपने आपके जूनियर क्लासेस में भी थोड़ा पढ़ा हो। हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन थर्ड शेल और द सब शेल whose principal quantum number is 3? समझ में आ गया? क्लियर है डाउट क्वेश्चन? अब इसमें जो ऑप्शन आए हैं केवीपीवाई के अंदर, उन्होंने दे रखा है 18, ऑप्शन बी दे रखा है 9, ऑप्शन सी दे रखा है 8 और ऑप्शन डी दे रखा है 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? बताएं। सूरज समझ में आ गया क्वेश्चन? यस क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से? थोड़ा सा ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो तो। कोई टेंशन वाली बात नहीं, अगर गलत है। क्या आंसर हो सकता है? कोई भी शेल होता है, उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, सर मैक्सिमम। हाँ, क्या होगा आंसर? बी। हाँ देखो, बी तो उसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। nth शेल जो होती है ना बेटा, जैसे पहली शेल में n इक्वल टू 1 है, दूसरी शेल में n इक्वल टू 2 है, तीसरी शेल में n इक्वल टू 3। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 2n स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर थर्ड शेल है, n इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हुआ 2 इंटू 3 स्क्वायर, प्लस आपकी थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। हर एलिमेंट में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। हाँ, मैक्सिमम थर्ड शेल में अगर इलेक्ट्रॉन भरे जा सके तो मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। समझ में आ गया? तो आई होप ये क्लियर है बिल्कुल। यस ठीक सर। है, ये ध्यान रखना। ऑर्बिटल जो होते हैं n स्क्वायर होते हैं। शेल के अंदर n सब शेल्स होती हैं। सब शेल्स का मतलब जो आपका एसपीडीएफ है, एसपीडीएफ में ऑर्बिटल्स होंगे। एस में तो एक ही होता है, पी में 3 होते हैं, तो सबको ऐड करोगे तो n स्क्वायर ऑर्बिटल होंगे, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 2n स्क्वायर होंगे NH शेल के अंदर। समझ गए? फिर अगली चीज जो आती है अपनी, दैट इज इक्वेशन। अगला क्वेश्चन केवीपीवाई का ही बता रहा हूँ कि अमंग द फॉलोइंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ये इसी से लिंक्ड क्वेश्चन है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए, no two electrons in an atom can have same value of all 4 quantum numbers. ये बिल्कुल सही है कि आपका जो एटम के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन लोगे
तो उनका क्वांटम नंबर, शेल नंबर 1 2 3 4, सब शेल नंबर भी 0 1 2 3, निर्भर करता है कौन सी सब शेल में है। ठीक है, समझ गए। और सब शेल हो सकता है, सब शेल के हिसाब से क्वांटम नंबर हो सकता है। तो ऐसे आपके बहुत सारे क्वांटम नंबर रह सकते हैं, 4 क्वांटम नंबर होंगे। तो एक एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं होंगे। तो ये पहला वाला तो बिल्कुल सही बात है, समझ गए। फिर दूसरा जो ऑप्शन आया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल, ये तो पढ़ चुके हैं अपन अभी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल with principal quantum number n is equal to, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2। क्या ये सही है गलत है? मैक्सिमम नंबर है ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी शेल में आ सकते हैं जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल नंबर n है, वो है n स्क्वायर प्लस 2। इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? अभी अभी अपन ने ऊपर देखा, समझ आ गया। अपन ने देखा कि अगर शेल नंबर n है तो जो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उस शेल में, दैट विल बी इक्वल टू 2n स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने 2n स्क्वायर नहीं दे रखा, यहाँ पे दे रखा है n स्क्वायर प्लस 2, तो ये गलत हो गया। ओके समझ सर। गए? क्लियर? तो ये तो डायरेक्ट वही क्वेश्चन आ गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल हैव ऑपोजिट स्पिन्स। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये स्पिन क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर जो है इसकी वैल्यू 2 होती है, एक तो प्लस हाफ या माइनस हाफ, जो सिग्निफाई करता है क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उनका सेम स्पिन नहीं हो सकता। और ये आपको उससे भी पता लगता है कि अभी जो अपन ने पढ़ा कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। अगर उनका शेल नंबर वही है, सब शेल वही है, ऑर्बिटल भी वही है, तो 3 क्वांटम नंबर तो उनके बराबर आ गए। तो लास्ट में उनका स्पिन अलग अलग होगा। एक का अगर प्लस हाफ है स्पिन अप, ठीक है, तो दूसरे का होगा स्पिन डाउन माइनस हाफ। समझ आया? मतलब दो, एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉक कर रहा है, तो एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट स्पिन के रहेंगे। एक ही एटम में आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स का सारे क्वांटम नंबर्स, मतलब किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर्स एक जैसे नहीं हो सकते। क्योंकि अगर इट इज जस्ट लाइक कि जैसे अगर आप ब्रदर सिस्टर्स हैं और इफ यू आर रिसाइडिंग इन अ सेम होम, ऑफ कोर्स यू आर रिसाइडिंग इन अ सेम हाउस और सेम फ्लैट, so you will have same address, all component of the address will be same, कॉलोनी सेम रहेगा, है ना, आपका बिल्डिंग नंबर सेम रहेगा, सोसाइटी सेम रहेगा, फ्लैट सेम रहेगा, है ना, लेकिन नाम अलग अलग आएगा। ब्रदर सिस्टर अगर है तो ब्रदर का नाम और सिस्टर के नाम से लेटर अलग अलग आएगा। समझ आया? बिल्कुल वैसी की वैसी बात है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिटल में है तो लास्ट में उनके 3 क्वांटम नंबर तो एक जैसे हो गए, लेकिन लास्ट में जो उनका स्पिन क्वांटम नंबर है वो अलग होगा। ठीक है, तो ये बात उसी से लिंक्ड है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में हैव अपोजिट स्पिन। और जो लास्ट ऑप्शन है कि ग्राउंड स्टेट में atomic orbitals are filled in the increasing order of their energies. In ground state,
तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है उसको पहले भरोगे, सबशेल है उसको पहले भरोगे, हायर एनर्जी का सबशेल को बाद में भरोगे, और सबशेल का एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l वैल्यू, ये देखना है अपन को। n का जो क्वांटम नंबर है और उसके l के क्वांटम नंबर को ऐड कर लो, n+l आ जाएगा, समझ गए। और उससे आपको उसकी जितना कम n+l होगा, है ना, तो उससे वो पहले भरेगा। जैसे आप जानते हो 1s पहले भरता है ना, फिर 2s भरता है, फिर 2p भरता है ना, क्योंकि उनके n+l के वैल्यू इंक्रीज होते आते हैं। जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी और उसी ऑर्डर में उसी सीक्वेंस में वो भरे जाएंगे। तो आई होप ये क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। आज क्लास 1 आवर की है, कोई बेसिक क्वांटम नंबर तो क्लियर हो गए आपको? यस सर। हाँ, तो उसको और देख लेना आप, कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना, है ना। बेसिक क्वेश्चन से आए केवीपीवाई में, और आई होप यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। चलो मैं क्लास एंड करता हूँ, ठीक है। आज क्लास 1 आवर की है, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।